हाय गाइस, वेलकम बैक टू हनी डबिंग चैनल। तो आज मैं आपको एक नया कोरियन ड्रामा जिसका नाम है अ जेंटलमैन एंड यंग लेडी उसकी हिंदी समरी बताऊंगी। तो बेसिकली मैंने आपको एपिसोड 34 तक की हिंदी एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में बता दी है। तो जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो पहले उस वीडियो को देख के आओ, तभी आपको इस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने देखा था कि जो सोचुर होता है वो घर के सभी मेंबर को कह देता है कि वो अमेरिका नहीं जाएगा। अब यहाँ पर जो सोचुल है उसे थोड़ा मिस अनाकिम में शक होता है। मतलब यहाँ पर जो सोचुल है उसे लगता है कि जो मिस अनाकिम है वही जी यंग है। अब यहाँ पर जो जी यंग है वो सोचुल की फर्स्ट वाइफ होती है जो कि उसे छोड़कर चली जाती है। तो अब यहाँ पर जो सोचुल है वो ये पता करने के लिए कि जो मिस अनाकिम है वही उसकी फर्स्ट वाइफ मतलब जी यंग है और वो पाक डैन की मदर है। तो इसीलिए जब मिस अनाकिम काम से बाहर जाती है तो इधर जो सोचुल होता है वो मिस अनाकिम के अपार्टमेंट में चोरी छुपे जाता है। और वहाँ पर जब वो मिस अनाकिम की चीजें ढूंढने लगता है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए, तो वहाँ पर उसे एक डायरी मिलती है जिसमें पाक डैन की बहुत सारी बचपन की फोटोज होती हैं। अब यहाँ पर जो सोचुल है वो ये सब देखकर चौंक जाता है कि आखिर जो मिस अनाकिम है उसके पास पाक डैन की बचपन की फोटो कैसे आई। अब यहाँ पर जो सोचुल का शक होता है वो और भी गहरा होता जाता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सोचुल है वो ढूंढते ढूंढते बाथरूम में आ जाता है मिस अनाकिम के, और वहाँ पर जो मिस अनाकिम का ब्रश होता है उसे चुरा लेता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सोचुल है वो पाक डैन को भी जूस पीने के बहाने बुलाता है, और यहाँ पर वो पाक डैन की जो पाइप होती है जिससे वो जूस पीती है उसका सैंपल ले लेता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सोचुल है वो डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ पर उन दोनों सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए कहता है, मतलब उनका डीएनए चेक करने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो पाक डैन है वो बाजार से गुजर रही होती है और तभी वहाँ पर उसे एक बचपन की नेबर मिल जाती है। तो यहाँ पर बचपन की नेबर से मतलब है कि जब पाक डैन बहुत छोटी थी तब वो अपने ओन हाउस में रहा करती थी, और यहाँ पर उसकी एक नेबर थी जिससे जो पाक डैन का परिवार था वो बहुत ही घुले मिला था। तो यहाँ पर वो अचानक से पाक डैन को वहाँ पर मिल जाती है और यहाँ पर वो पाक डैन से उसकी फर्स्ट मदर के बारे में पूछने लगती है। तो यहाँ पर जो पाक डैन है वो बहुत ही दुखी हो जाती है और यहाँ पर उसे नेबर की बात सुनकर ये यकीन हो जाता है कि जो उसकी फर्स्ट मदर है वो अभी भी जिंदा है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर वो सोचुल के पास दौड़ते दौड़ते जाती है और वहाँ पर वो बहुत ही गुस्से में सोचुल के ऊपर चिल्लाने लगती है कि आखिर वो उसकी मदर को क्यों नहीं बता रहा है, मतलब उसकी रियल मदर का नाम क्यों नहीं बता रहा है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो पाक डैन है वो उसी प्लेस में जाती है जहाँ पर वो बचपन में रहा करती थी, बट यहाँ पर जो उसका नेबर होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पर उसकी जगह कोई और रहने आ जाता है। तो यहाँ पर जो लेडी उसकी जगह रहने आ जाती है उससे पाक डैन हेल्प मांगती है और कहती है कि जो इस प्लेस में पहले रहा करता था उसका फ़ोन नंबर उसे चाहिए। अब यहाँ पर जो वो लेडी होती है वो पाक डैन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तो फाइनली जो पाक डैन है उसको उस नेबर का नंबर मिल जाता है। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जहाँ पर जो पाक डैन है वो उस लेडी को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। अब यहाँ पर जो पाक डैन है वो उस लेडी से अपनी मदर के बारे में सब कुछ सच बताने के लिए कहती है। तो यहाँ पर वो जो लेडी होती है वो पाक डैन को सब कुछ सच बताती है उसकी मदर के बारे में कि जो उसकी मदर का नाम है जी यंग है, और यहाँ पर जो उसकी मदर होती है वो बहुत ही एम्बिशियस लेडी होती है। मतलब यहाँ पर जो सोचुल होता है उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, बट यहाँ पर जो जी यंग मतलब जो पाक डैन की मदर है उसे कुछ बड़ा करना था, और इसीलिए वो सोचुल और जो पाक डैन है जब वो बहुत छोटी थी तो उसे छोड़कर यूएसए चली गई। अब इधर जो सोचुल था वो अकेला पड़ गया था और इसीलिए वो आत्महत्या करने वाला था, और तभी यहाँ पर जो योन सेल है उसने पाक डैन और सोचुल को बचाया। अब यहाँ पर जो पाक डैन है जब वो अपनी मदर के बारे में सब कुछ सच सुनती है तो यहाँ पर मानो उसके पैर से ज़मीन खिसक जाती है, मतलब वो ये सब सुनकर बहुत ही शॉक में आ जाती है और यहाँ पर वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है। तो अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जो पाक डैन है वो सोचुल के पास जाती है और वहाँ पर उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि आज के बाद वो अपनी मदर को डैड ही कंसीडर करेगी, मतलब वो अपनी होल लाइफ में अपनी मदर को अब कभी भी देखना नहीं चाहेगी। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सोचुल को जहाँ पर फाइनली उसे डीएनए की रिपोर्ट मिल जाती है और यहाँ पर वो डीएनए की रिपोर्ट देखकर चौंक जाता है क्योंकि यहाँ पर जो पाक डैन और जो मिस अनाकिम होती उन दोनों का डीएनए
पूरा मैच कर जाता है। तो यहाँ पर साबित हो जाता है कि यहाँ पर जो मिस एना किम है वही जी यंग है, मतलब वो पाक डैन डैन की मदर है और सोचुल की फर्स्ट वाइफ है। तो अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जो सोचुल है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो सीधा मिस एना किम से मिलने उसके अपार्टमेंट में जाता है। अब इधर जो मिस एना किम है वो अपने काम से घर वापस लौट रही होती है और तभी यहाँ पर जो सोचुल है वो मिस एना किम को जी यंग के नाम से बुलाता है। अब यहाँ पर जो मिस एना किम है वो समझ जाती है कि जो सोचुल है वो उसकी असलियत जान चुका है। अब यहाँ पर जो सोचुल है वो मिस एना किम को डांटने लगता है और उसे एक थप्पड़ भी मार देता है और यहाँ पर वार्निंग देता है कि अब वो पाक डैन डैन से या फिर उसकी फैमिली से कभी भी ना मिले और जितना जल्दी हो सके कोरिया छोड़कर अमेरिका चली जाए। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो मिस एना किम से मिलने के लिए उसे कॉल करती है, बट यहाँ पर जो मिस एना किम है मतलब जो जी यंग है वो बहाने बनाती है और कहती है कि आज वो बहुत ही बिजी है और इसीलिए वो उससे मिल नहीं सकती है। मतलब यहाँ पर वो पाक डैन डैन से मिलने से मना कर देती है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं यूनसेल का जहाँ पर वो फिर से मिस एना किम के पास जाती है और यहाँ पर वो मिस एना किम से सेकंड चांस मांगती है। मतलब यहाँ पर वो मिस एना किम से कहती है कि अगर वो उसे एक और मौका देगी तो इस बार वो सोचुल को पक्का राजी कर लेगी उसके साथ यूएसए जाने के लिए। बट यहाँ पर जो मिस एना किम है वो योनसेल से कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी जगह उसने किसी और बंदे को रख लिया है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो यूनसेल है वो फाइनली अपनी दुकान में आ जाती है और यहाँ पर वो सोचुल को डांटने लगती है कि उसने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया और जो मिस एना किम है उसने किसी और को अब उसकी जगह रख लिया। अब यहाँ पर जो सोचुल है वो योनसेल की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर वो योनसेल से कहता है कि अगर वो दोबारा मिस एना किम के बारे में बात करेगी और या फिर वो उससे मिलने गई तो यहाँ पर वो उसे डिवोर्स दे देगा। अब यहाँ पर जो योनसेल है वो सोचुल की इतनी बात सुनकर चौंक जाती है। अब इधर जो ग्रैंड मदर होती हैं वो योनसेल को समझाती हैं कि शायद जो एना किम है वो गलत लेडी है, इसीलिए जो सोचुल है उसका बर्ताव मिस एना किम के लिए इस तरह का है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं पाक डैन डैन का जहाँ पर वो मिस एना किम से फिर से मिलने जाती है और यहाँ पर जो मिस एना किम है वो उसे मिल भी जाती है। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो मिस एना किम से कॉफ़ी पीने के लिए कहती है, बट यहाँ पर जो मिस एना किम है वो बहाने बनाने लगती है और कहती है कि आज वो बहुत ही बिजी है इसीलिए वो उसके साथ कॉफ़ी नहीं पी सकती है। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो मिस एना किम को गिफ्ट देती है और कहती है कि वो सॉरी फील कर रही है, मतलब उसे दुख लग रहा है कि उसने मिस एना किम का जो अमेरिका जाने का ऑफर था उसे ठुकरा दिया है। अब यहाँ पर जो मिस एना किम है वो पाक डैन डैन को कहती है कि वो चिंता ना करे क्योंकि उसकी जगह उसने किसी और को ले लिया है, मतलब किसी और को जॉब में रख लिया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो मिस एना किम है वो अपने रूम में आ जाती है और यहाँ पर वो पाक डैन डैन का गिफ्ट खोलती है, अब जिसमें ग्लव्स होते हैं, और यहाँ पर जो मिस एना किम है वो रोने लगती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो मिस एना किम है वो सोचुल को अपने अपार्टमेंट में कॉल करके बुलाती है और यहाँ पर वो सोचुल से माफ़ी मांगती है और यहाँ पर वो सोचुल को सारी बातें बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। मतलब जब मिस एना किम जो कि जी यंग है जब वो सोचुल और पाक डैन डैन को छोड़कर अमेरिका चली गई थी तो यहाँ पर वो बहुत बड़े कार एक्सीडेंट से गुजरी थी जिसकी वजह से उसका जो फेस था वो पूरी तरह से बिगड़ गया था और इसीलिए उसे अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी और जिसकी वजह से उसका जो फेस है वो बदल गया है। अब यहाँ पर जो सोचुल है वो मिस एना किम की बातों में बिलीव नहीं करता है और उसे धमकी देता है कि जितना जल्दी हो सके कोरिया छोड़कर यूएसए चली जाए। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं पाक डैन डैन का और सोचुल का जहाँ पर जो सोचुल है वो अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है और तभी वहाँ पर पाक डैन डैन आ जाती है और यहाँ पर वो अपने फादर से कहती है कि आज वो मिस एना किम से मिलने गई थी, बट इस बार जो मिस एना किम का बिहेवियर था वो बहुत ही बदला हुआ था। मतलब इस बार जो मिस एना किम है वो उससे अच्छे से बात नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर जो सोचुल है वो पाक डैन डैन को समझाता है कि जो मिस एना किम है एक बिजनेस वुमेन है और उसमें बहुत सारी जिम्मेदारी रहती हैं, इसीलिए उसके पास टाइम नहीं होगा पाक डैन डैन से बात करने के लिए। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं ली यंग जंग के हाउस का जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो सारा की सारी जिम्मेदारी एक नई सेक्रेटरी जिसका नाम होता है मिस किम शुक जो कि ली यंग जंग की फॉर्मर सेक्रेटरी हुआ करती थी उसे दे देता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो वैंग डायरन है वो मिस किम शुक को अपने रूम में बुलाती है और यहाँ पर वो मिस किम शुक से कहती है कि जब से सारा गई है तब से वो इस घर में बहुत ही अकेला महसूस कर रही है, बट अब उसे एक नई सेक्रेटरी मिल गई है जिसका नाम है मिस किम शुक।
अब यहाँ पर जो वैंग डायरेन है वो मिस किम सुक से 1000 रुपए मांगती है, बट यहाँ पर जो मिस किम शुक होती है वो ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि जब तक उसे ली यंग जंग से कोई भी ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक वो ऐसा नहीं करेगी। अब यहाँ पर जो वैंग डायरेन है वो मिस किम सुक से कहती है कि जो ली यंग जंग की फर्स्ट वाइफ हुआ करती थी वो उसे पैसे दिया करती थी, मतलब ली यंग जंग से चोरी छुपे पैसे दिया करती थी और इसीलिए अब उसे भी देना चाहिए। बट यहाँ पर जो मिस किम शुक है वो ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि उसे कल ही $10,000 मिल चुके हैं और अब इस मंथ उसे कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं, बट फिर भी वो ली यंग जंग से इसके लिए बात करेगी। अब यहाँ पर जो वैंग डायरेन है वो घबरा जाती है और यहाँ पर वो मिस किम शुक से ऐसा करने से मना कर देती है। अब यहाँ पर जो वैंग डायरेन है उसे पता चल जाता है कि जो मिस किम शुक है वो ऐसी लेडी नहीं है, मतलब उसे कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो वैंग डायरेन है वो जल्दी से जल्दी जो सी रियॉन है उसकी शादी जिनसो कॉरपोरेशन जो कि एक कंपनी है उसके सीईओ के सन के साथ करना चाहती है जिसका नाम है संग हो। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं सी रियॉन और संग हो का, जहाँ पर वो दोनों घूमने जाते हैं। अब फाइनली जो सी रियॉन है वो अपने घर आ जाती है और यहाँ पर जो संग हो है वो सी रियॉन को रोक कर उसे एक गिफ्ट देता है जिसमें इयररिंग्स होती हैं और यहाँ पर संग हो सी रियॉन को उस इयररिंग को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। अब इधर जो डे बम होता है वो ये सब देख लेता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सी रियॉन है वो अपने घर के अंदर आ जाती है और तभी वहाँ पर डे बम आ जाता है और यहाँ पर डे बम सी रियॉन से पूछने लगता है कि आखिर उसने उसे क्यों नहीं बताया कि वो किसी के साथ घूमने गई है। अब यहाँ पर जो सी रियॉन है वो उसके लिए माफ़ी मांगती है। तो यहाँ पर जो डे बम है वो सी रियॉन से कहता है कि उसे कोई भी मतलब नहीं है कि वो किसी के साथ घूमने जाए, मतलब उसे कोई भी शिकायत नहीं है कि वो किसी के साथ भी घूमने जाए। बट यहाँ पर जो डे बम है वो इतना तो कह देता है पर यहाँ पर उसके अंदर जो दिल होता है वो बहुत ही दुखी हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं योनसिल का, जहाँ पर जब वो देखती है कि जो सी रियॉन है वो उसके रेस्टोरेंट में आना बंद कर दी और इधर जो डे बम है वो भी बहुत दुखी होता है। तो यहाँ पर जो योनसिल है वो सी रियॉन को मनाने से घर जाती है और तभी यहाँ पर वो संग हो और सी रियॉन को एक साथ देख लेती है। अब यहाँ पर जो योनसिल है उसे गलत फहमी हो जाती है और उसे लगता है कि जो संग हो है और जो सी रियॉन है वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और यहाँ पर जो सी रियॉन है उसने उसके बेटे को चीट किया है। अब यहाँ पर जो योनसिल है उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है सी रियॉन के ऊपर और यहाँ पर वो संग हो को डांटने लगती है और उसका कॉलर पकड़ने लगती है। अब इधर जो सी रियॉन है वो संग हो को जाने के लिए कहती है और इधर जो सी रियॉन है वो योनसिल को रोकती है। अब यहाँ पर जो योनसिल है वो सी रियॉन को कहती है कि वो बहुत ही गंदी लेडी है, मतलब इधर उसने उसके बेटे को फंसाया और इधर वो किसी और के साथ डेट कर रही है। अब यहाँ पर जो योनसिल है वो सी रियॉन को वार्निंग देती कि अब वो डे बम से कभी भी नहीं मिलेगी और उन दोनों की शादी कभी भी नहीं होगी। तो अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जो सी रियॉन है वो डे बम से फैसला करने के लिए कहती है, मतलब यहाँ पर वो या तो सी रियॉन या फिर वो अपने परिवार को चुनने के लिए कहती है। तो यहाँ पर जो डे बम है उसका डिसीजन होता है कि वो सी रियॉन को छोड़ देता है और अपने परिवार के साथ रहने लगता है। अब इधर जो सी रियॉन है, मतलब इधर जो सी रियॉन और जो डे बम है वो दोनों एक बार फिर से ब्रेकअप कर लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं संग हो और सी रियॉन का, जहाँ पर दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। अब यहाँ पर जो संग हो है वो कल की लेडी जो कि उसे मार रही थी उसके बारे में पूछता है, मतलब योनसिल के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर जो सी रियॉन है वो बताती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड मतलब जो डे बम है उसकी वो मदर है और यहाँ पर जो संग हो है वो उसके बॉयफ्रेंड मतलब डे बम और उसके बारे में रिलेशनशिप पूछता है। तो यहाँ पर जो सी रियॉन है वो संगू को बताती है कि जो डे बम है और जो सी रियॉन है वो दोनों एक दूसरे से मैरी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो दोनों की फैमिली है वो दोनों एक दूसरे को परमिशन नहीं दे रही है। अब यहाँ पर जो संगू है वो सी रियॉन को अपना पास्ट भूलने के लिए कहता है और कहता है कि क्यों ना वो दोनों एक दूसरे को डेट करें। अब यहाँ पर जो सी रियॉन है वो संगू की बात मान भी जाती है, मतलब यहाँ पर जो सी रियॉन है वो संगू को डेट करने के लिए रेडी हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं ली यंग जंग का, जहाँ पर जब वो पाक डैन डैन की हालत देखता है, मतलब इधर जो पाक डैन डैन है वो अपनी मदर के लिए बहुत ही दुखी होती है। तो यहाँ पर सारे सरकमटेंसेस को देखकर उसे पाक डैन डैन के लिए फीलिंग्स आने लगती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो अपने फ्रेंड के साथ बार में बैठा होता है और बहुत सारा ड्रिंक कर रहा होता है।
अब यहाँ पर जो उसका फ्रेंड होता है उसे घर जाना होता है, बट यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो उसे और देर ठहरने के लिए कहता है। तो यहाँ पर जो उसका फ्रेंड होता है ली यंग जंग का, वो समझ जाता है कि जो ली यंग जंग है ज़रूर उसके अंदर कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। अब यहाँ पर जो ली यंग जंग का फ्रेंड होता है वो गेस करता है कि वो किस लेडी को, मतलब जो ली यंग जंग है वो किस लेडी को लाइक करता है। तो यहाँ पर वो सडनली पाक डैन डैन का नाम ले लेता है और यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो फाइनली अपने फ्रेंड को बता देता है कि वो पाक डैन डैन को लाइक करता है। बट उनकी जो एज डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो सिर्फ 27 साल की लेडी है और जो ली यंग जंग है वो 41 साल का है। और अगर लोग देखेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे। तो यहाँ पर जो ली यंग जंग का फ्रेंड होता है वो ली यंग जंग को समझाता है कि उसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, मतलब अगर उसे लगता है कि वो पाक डैन डैन को लाइक करता है तो पाक डैन डैन के साथ उसे रिलेशनशिप में रहना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो वापस घर आता है और तभी वहाँ पर पाक डैन डैन मिल जाती है और यहाँ पर वो ली यंग जंग से कहती है कि वो उसे एक चांस देगी। मतलब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो ली यंग जंग को बताती है कि जब वो 22 साल का लड़का अपने आप को कह रहा था, मतलब जब उसकी मेमोरी चली गई थी, तो यहाँ पर जो ली यंग जंग है उसने पाक डैन डैन को प्रपोज करने के लिए उसे माउंटेन में बुलाया था। बट यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो ली यंग जंग के बारे में कुछ गलत सोचने लगी थी और यहाँ पर वो ली यंग जंग को माउंटेन में मिलने नहीं जाती है, जिसकी वजह से आज वो पछता रही है। और यहाँ पर अब वो ली यंग जंग को एक मौका देना चाहती है, मतलब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो ली यंग जंग से कहती है कि वो भी माउंटेन में उसका इंतज़ार करेगी उसे प्रपोज करने के लिए, और अगर वो वहाँ पर आ गया तो वो समझ जाएगी कि जो ली यंग जंग है वो उसे लाइक करता है। बट यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो पाक डैन डैन को कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो ज़िद्दी हो जाती है और कहती है कि वो उसका तब भी वहाँ पर वेट करेगी। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं नेक्स्ट इवनिंग का, जहाँ पर जो ली यंग जंग है जब वो अपने ऑफिस से काम खत्म करके घर आता है तो यहाँ पर रात बहुत हो जाती है। अब इधर जो जेनी है वो अपने रूम में पढ़ाई कर रही होती है, बट यहाँ पर उसकी पेंसिल खो जाती है। तो यहाँ पर वो पाक डैन डैन के रूम में जाती है पेंसिल लेने के लिए, बट यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो अपने रूम में नहीं होती है। तो यहाँ पर जो जेनी है वो चौंक जाती है और यहाँ पर वो पाक डैन डैन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो बताती है कि वो माउंटेन में है। अब यहाँ पर जो जेनी है उसे शक होने लगता है और यहाँ पर वो पाक डैन डैन से पूछती है कि आखिर वो माउंटेन में कर क्या रही है। तो यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो जेनी को झूठ कहती है और कहती है कि वो यहाँ पर घूमने आई है। अब यहाँ पर जो जेनी है वो अपनी पेंसिल लेकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जब ली यंग जंग घर आता है तो रात बहुत हो जाती है और इधर जो पाक डैन डैन है वो घर वापस नहीं आई होती है। तो यहाँ पर जो जेनी है वो पाक डैन डैन के लिए फ़िक्र कर रही होती है और वो अपने फादर मतलब ली यंग जंग को ये सारी बातें बताती हैं कि जो पाक डैन डैन है वो अभी तक घर वापस नहीं आई है। अब यहाँ पर जो ली यंग जंग है उसे याद आता है कि क्या पाक डैन डैन ने उसे कहा था। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो उसी माउंटेन में जाता है जहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो वेट कर रही होती है। बट इधर जो ली यंग जंग होता है वो पाक डैन डैन से नहीं मिलता है और वहाँ से चला जाता है। अब इधर जो ली यंग जंग है उसे थोड़ी फिक्र हो रही होती है पाक डैन डैन के बारे में। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है वो फाइनली पाक डैन डैन से मिलने उस माउंटेन में जाता है और यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो फाइनली पाक डैन डैन को अपने दिल की बात कह देता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो ली यंग जंग है और पाक डैन डैन है वो दोनों खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो ली यंग जंग को बताती है कि वो आज बहुत ही खुश है और यहाँ पर वो ली यंग जंग को डेट करने के लिए कहती है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो पाक डैन डैन और जो ली यंग जंग हैं वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। अब इधर जो पाक डैन डैन है और ली यंग जंग हैं वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं, बट यहाँ पर वो दोनों मोबाइल में अपने आप एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो ली यंग जंग से उसकी फर्स्ट डेट में गाना गाने के लिए कहती है, बट यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो मना कर देता है। तो यहाँ पर जो पाक डैन डैन है वो बार बार ली यंग जंग से ज़िद करने लगती है और कहती है कि जब तक वो गाना नहीं गाएगा तब तक वो सोने नहीं जाएगी। तो यहाँ पर जो ली यंग जंग है वो ज़ोरों ज़ोरों से गाना शुरू कर देता है। अब इधर जो वैंग डाई रैन है और जो मिसेस योजू है वो दोनों किचन में होते हैं और यहाँ पर जो
वो ली यांग जंग का गाना सुनकर चौंक जाती है और यहाँ पर वो मिसेस योजो से कहती है कि शायद जो ली यांग जंग है वो पागल हो गया है, मतलब उसका दिमाग जो है वो फिर गया है।